हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना, कुछ प्राकृतिक घटनाएं। इन क्लास 7th यू रीड अबाउट विंड्स, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। तो क्लास 6 में हमने क्या क्या पढ़ा था? 7th में स्टॉर्म्स के बारे में, विंड्स के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा था। यू लर्न दैट साइक्लोन्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और आपने ये भी पढ़ा था कि साइक्लोन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। You also learned that we can protect ourselves from these destructive phenomena to some extent। और आपने ये भी सीखा था कि कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन घटनाओं से खुद को। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस टू अदर डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना। तो इस चैप्टर में दो दूसरे और नेचुरल फिनोमेना होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दीज आर लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स। वो क्या क्या है? लाइटनिंग यानी कि जो बिजली चमकती है, और अर्थक्वेक्स जो भूकंप आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। We shall also discuss what steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena। तो हम उन स्टेप्स के बारे में भी सीखेंगे, पढ़ेंगे, जो हम लेते हैं इन अर्थक्वेक्स के बाद या इन फिनोमेना के बाद जो डिस्ट्रक्शन होता है उसको कम करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब जो बिजली चमकती है, ठीक है, वो सब आता है इसमें। You might have seen sparks on the electric poles when wires become loose। तो आपने देखा होगा जब तार ढीले हो जाते हैं तो जो इलेक्ट्रिक पोल्स होता है उसके जो वायर्स होते हैं वो उनमें स्पार्किंग होती है। ठीक है, दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स। तो ये बिल्कुल वैसी फिनोमिना है जब हवा चल रही होगी और हवा की वजह से जो तार हैं वो हिल रहे होंगे। You might also have seen sparks when a plug is loose and it's shocked in its socket। और आपने तब भी sparks देखे होंगे जब सॉकेट में आप प्लग डालते हो ना तो वो ढीला होगा, तब भी स्पार्क्स निकलते हैं। लाइटनिंग इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो लाइटनिंग भी जो है वो एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है, बट ऑन अ ह्यूज स्केल, लेकिन एक बड़े पैमाने पे होती है। ठीक है, इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क्स। तो पहले के जमाने में लोगों को ये जो चिंगारियां आती है, चिंगारियां उठती है, जो लाइटनिंग्स होती है, उनके बारे में पता नहीं था। दे वर therefore afraid of lightning and thought that the wrath of gods was visiting them। तो इसलिए उनको डर बहुत लगता था और उसको कुछ इसको जोड़ देते थे भगवान से। ठीक है, कि भगवान उनके साथ क्या कर रहा है, भगवान ने उनको सजा दिया उनके बुरे कर्मों के लिए। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द accumulation ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड्स। अब हमें पता है कि जो लाइटनिंग होती है वो क्यों होती है, क्योंकि बादलों में क्या होता है, चार्ज होता है। वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग। हमें अब लाइटनिंग से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम द डेडली स्पार्क्स। लेकिन हमें प्रिकॉशंस यानी कि सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इन ये जो स्पार्क्स होती है, जो लाइटनिंग्स होती हैं, उनकी वजह से बहुत सारी जानें जाती हैं। द स्पार्क दैट द ग्रीक न्यू अबाउट। तो ग्रीक्स जो थे उनको स्पार्क्स के बारे में पता था। द एंशियंट ग्रीक्स न्यू एज अर्ली एज 600 BC। तो लगभग 600 BC पूर्व इनको ये पता था दैट व्हेन अंबर, कि अंबर इज अ काइंड ऑफ रेजिन। रेजिन का प्रकार होता है, वो रब विथ फर, जब उसको फर से रगड़ा जाता है। इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। तो वो हल्के पदार्थों को अपनी ओर, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे कि बालों को। You might have seen that when you take off woolen or polyester clothes, your hair stand and one end। आपने भी देखा होगा जब आप वुलन क्लोथ्स को उतारते हो, पॉलिएस्टर के बने कपड़ों को उतारते हो, आपके बाल खड़े हो जाते हैं। इफ यू टेक ऑफ दीज क्लोथ्स इन डार्क, तो जब आप अंधेरे में ले जाएंगे इन कपड़ों को, यू इवन सी अ स्पार्क एंड हेयर अ क्रैकिंग साउंड। आप स्पार्क भी देख सकते हो, क्रैकिंग साउंड, जो चिट की आवाज होती है, वो भी आप सुन सकते हो। In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena। तो उन्होंने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि जो लाइटनिंग होती है और जो आपके कपड़ों से स्पार्क निकलते हैं बिल्कुल एक जैसी प्रोसेस होती है। However, it took 200 years for this realization to occur। हालांकि इसको सिद्ध होने में कितने साल लगे? 2000 साल लगे। I wonder why they took so many years to realize the similarity। तो वो जो कह रहा है कि मैं सोचता हूँ या मुझे हैरानी होती है कि आखिर इतना ज़्यादा समय क्यों लगा कि ये दोनों जो प्रोसेस है बिल्कुल सिमिलर है ये जानने में।
साइंटिफिक डिस्कवरीज आर अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मैनी पीपल। तो पूछो बताती है कि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं, साइंस में जो भी डिस्कवरीज होती है, बहुत सारी लोगों का जो मेहनत है, हार्ड वर्क है, उसका फल होता है, उसका रिजल्ट होता है। इट कैन समटाइम्स टेक अ लॉन्ग टाइम। तो कभी कभी ये बहुत लंबा समय ले सकता है। वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज, उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका संबंध जो आसमान में बिजली चमकती है उससे है। Let us perform some activities to understand the nature of electric charge, but recall first what you might have played as a game. When you rub a plastic scale on your dry hair, the scale can attract very small pieces of paper. तो अब हम चार्जेस के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक गेम याद करना है कि आप क्या करते थे। कंघी अपने बालों में, स्केल अपने बालों में रगड़ते थे प्लास्टिक की, फिर आप क्या करते थे, पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे, तो पेपर के टुकड़े जो है वो ग्लास या जो आपने लिया है, कॉम्ब हो गया या फिर स्केल जो आपने लिया, उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। चार्जिंग बाय रबिंग, तो यहाँ पे आपने देखा जो गेम है, जो एक्टिविटी है, उसमें देखते हो कि आप जब रब करते हो किसी चीज को अपने बालों से, किसी चीज को दूसरी चीज से रब करते हो तो चार्ज आ जाता है, चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। तो कैसे चार्ज आता है? रबिंग से। टेक अ यूज्ड बलून, यूज बॉल पेन, एक बॉल पेन लेनी है, रिफिल उसकी एंड रब इट विगरसली विद अ पीस ऑफ पॉलिथीन, पॉलिथीन के पीस से उसको रब कीजिए। विद ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, छोटे छोटे पेपर के पीस कीजिए, उसके पास लेके आइए। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विद योर हैंड और विद द मेटालिक ऑब्जेक्ट, और ध्यान रहे कि जो रब्ड एंड है, जहां से आपने रब किया है, उसको अपने हाथों से नहीं छूना है, ना ही किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट से। रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीफ, और यही एक्टिविटी आपको छोटे छोटे पत्तियों से और उसके टुकड़ों से, सूखी जो पत्तियां होती है, हस्क से, मस्टर्ड शीट से, इन सब से करनी है। When the plastic refill is rubbed with polythene, तो क्या हुआ, क्यों अट्रैक्ट किया? जब प्लास्टिक के रिफिल को पॉलिथीन से रब किया गया, इट acquires a small electric charge, इसमें क्या आ गया? इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, आवेश आ गया। सिमिलरली when a plastic comb is rubbed with dry hair, उसी तरह से जब प्लास्टिक की कॉम को आप सूखे बालों पर रब करते हो, उसको रगड़ते हो, इट acquires a small charge, में छोटा सा थोड़ा सा चार्ज आ जाता है। These objects are called charge object, तो इन वस्तुओं को अब हम क्या कहेंगे? चार्ज ऑब्जेक्ट, आवेशित वस्तुएं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कॉम, पॉलिथीन एंड हेयर आल्सो गेट चार्ज। तो जब हमने रिफिल और प्लास्टिक की कॉम को रगड़ के चार्ज किया, तो हेयर, बाल जो हैं, और जो कॉम हमने ली थी या प्लास्टिक की कॉम, हाँ वो ली थी, वो भी, उनमें भी चार्ज आ गया। लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फैमिलियर टू यू। तो और भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने की कोशिश कीजिए जिनके बारे में आपको पता है। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल लिस्टेड इन टेबल 15.1, यहाँ पे जो जो मटेरियल्स है इनको ले आइए। ट्राई टू चार्ज ईच बाय रबिंग विद द मटेरियल मेंशन इन द टेबल, और क्या करना है, हर एक वस्तु को आपको यहाँ पे जो वस्तु दी इससे रगड़ के इनको चार्ज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, इनमें चार्ज लाने की कोशिश करनी। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, और अपनी फाइंडिंग्स को, आपको जो भी मिला, जो भी पता चला, उसको रिकॉर्ड करना है। यू कैन ऐड मोर आइटम्स टू दिस टेबल, इस टेबल में आप दूसरी चीजों को भी ऐड कर सकते हो। जैसे रिफिल को आप किससे रब करेंगे? पॉलिथीन से या वुलन क्लोथ से रब करेंगे। तो आपको यहाँ पे फिर बताना है अट्रैक्ट या डज नॉट अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर। अगर पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता है तो आप लिखेंगे हाँ कि अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर। तो अट्रैक्ट किया इसका मतलब क्या हुआ? वो चार्ज है। नहीं अट्रैक्ट किया इसका मतलब इट डज नॉट हैव चार्ज, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस तरह से आप पूरी अपनी लिस्ट पूरी कंप्लीट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन, कितने प्रकार का चार्ज होता है। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टेबल, तो कुछ चीजें ले लेनी है। देखो यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई गई है। एक्टिविटी में आपको क्या करना है, बलून लेने हैं 2, ठीक है, इन्फ्लेट 2 बलून, फुलाना है इनको, हैंग देम इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, और इस तरह से हैंग करना है ताकि वो एक दूसरे को टच ना करें। रब बोथ द बलून्स विद अ वुलन क्लोथ, दोनों ही बलून्स को वुलन क्लोथ से रब करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, उनको क्या करना है, छोड़ देना है। और आप क्या देखेंगे उसके बाद?
नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल। अब हमको यही एक्टिविटी 2 पेन की रिफिल से करनी है जो यूज्ड है, यानी कि जिनका हमने यूज कर लिया है, जो खराब हो गई हैं, जिनकी इंक खत्म हो गई है। रब वन रिफिल विद पॉलिथीन, एक रिफिल को पॉलिथीन से रब कीजिए। प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास, ग्लास में ले जाइए उसको। टम्बलर, यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड, और ग्लास टम्बलर इस तरह से रख लेना आपको। रब द अदर रिफिल ऑल्सो, दूसरी रिफिल को भी रब करना है पॉलिथीन से। ब्रिंग इट क्लोज टू दी चार्ज रिफिल, अब जो रिफिल आपने पहले से चार्ज कर लिया उसके पास लेके जाना है। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड विथ योर हैंड्स, ध्यान रहे कि जो चार्ज एंड है जहां से आपने रब किया है वहां अपने हाथों से उस एंड को नहीं छूना है, नहीं पकड़ना है। इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर, तो अगर आप ऐसा करेंगे क्या कोई इफेक्ट होगा? डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर, तो आप देखेंगे जब आप ये एक्टिविटी करेंगे ना तो आप देखेंगे या तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है या फिर एक दूसरे को रिपेल करती है, ठीक है। In this activity we have brought close together the charged object that were made of the same material। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक ही वस्तु की, एक ही मटेरियल से, एक ही पदार्थ से बनी किसी वस्तु को लिया था, दो वस्तु को लिया था, फिर हमने उसको चार्ज किया था, ठीक है। What happens if two charged objects made of different material are brought close to each other? Let us find out। तो क्या होता है जब हम अलग अलग मटेरियल्स को यूज करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे जो अलग अलग मटेरियल्स की बनी होगी, और फिर हम उनको एक दूसरे के पास लेके आएंगे तो क्या होगा। यहाँ पे देखो बलून्स, दोनों बलून्स है, यहाँ पे दोनों रिफिल है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बलून है एक रिफिल है, दोनों को अलग अलग मटेरियल से बनाया गया है। रबर रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन ग्लास टम्बलर एज बिफोर, तो पहले की तरह रिफिल को रब करके ग्लास में रख देना है। ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बलून नियर द रिफिल, फिर क्या करना है, जो फुलाया बलून है उसको उस रिफिल के पास ले जाइए और देखिए क्या होता है। लेट्स समराइज द ऑब्जर्वेशन, अ चार्ज बलून रिपेल अ चार्ज बलून। तो यहाँ जो एक्टिविटी हुई, ये दोनों बलून थे, दोनों चार्ज बलून थे, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल किया। रिपेल का मतलब होता है प्रतिकर्षित करना, धक्का देना एक दूसरे को। और नेक्स्ट यहाँ पे जो रिफिल थी, इन्होंने भी एक दूसरे को रिपेल किया होगा क्योंकि दोनों सेम मटेरियल की बनी है। बट द चार्ज बलून अट्रैक्टेड अ चार्ज रिफिल, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो चार्ज बलून था उसने चार्ज रिफिल को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, अपनी ओर खींचा। Does it indicate that the charge on the balloon is of a different kind from the charge of the refill? तो इसका क्या ये मतलब है कि बलून में जो चार्ज है और रिफिल में जो चार्ज है वो दोनों अलग अलग है। Can we say that there are two kinds of charges? तो हम अब कह सकते हैं कि दो प्रकार के चार्जेस होते हैं। Can we also say that the charges of the same kind repel each other while charges of different kind attract each other? क्या हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही तरह का जो आवेश होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। It is conventional to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with silk as positive। तो क्या हुआ, जब ये कब पता चला, जब क्या किया, to call the charge acquired by a glass rod when it is rubbed with a silk as positive। ग्लास रॉड को किससे अट्रैक्ट किया, किसके पास ले जाया गया, सिल्क से, और सिल्क क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव, और दूसरा जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज कहा गया। तो जब इन दोनों को एक दूसरे के पास ले जाया गया तो इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। सिल्क में जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा चार्ज हमने कहा नेगेटिव चार्ज। It is observed that then a charged glass rod is brought near a charged plastic straw rubbed with the polythene, there is attraction between the two। तो ये देखा गया कि जब हमने क्या किया, a charged glass rod, एक ग्लास की रॉड ली जिसको चार्ज किया गया था, is brought near the charged plastic, उसको चार्ज जो प्लास्टिक है उसके पास ले जाया गया, with पॉलीथीन बैग से जिसको हमने चार्ज किया था इज अट्रैक्ट, लेकिन फिर क्या हुआ, हमने देखा कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। What do you think would be the kind of charge on the plastic straw? तो प्लास्टिक के स्ट्रॉ में कौन सा चार्ज होगा? Your guess that the plastic straw would carry the negative charge is correct। तो प्लास्टिक में कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। The electric charges generated by rubbing are static। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं जो रबिंग से, यानी कि जो हम रगड़ कर किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ कर बनाते हैं वो स्टैटिक होते हैं।
दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, तो वो अपने आप मूव नहीं कर सकते। व्हेन चार्जेस मूव, जब चार्जेस मूव करते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, तो उनमें एक इलेक्ट्रिक करंट भी आ जाती है। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6, तो करंट के बारे में तो आप क्लास 6 से पढ़ रहे हैं। द करंट इन अ सर्किट व्हेन which makes a bulb glow or the current that makes a wire hot is nothing but a motion of charge। तो करंट जो जिसके कारण कोई बल्ब जल रहा है और जिसके कारण कोई वायर हॉट हो रही, गर्म हो रही है, वो कुछ नहीं है सिवाय किसके, चार्जेस के, मोशन के। चार्जेस उसमें क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तभी करंट फ्लो होती है। ट्रांसफर ऑफ चार्जेस हम पढ़ेंगे अब। एक्टिविटी 15.4, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप दिखाया गया है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, हमें हेल्प करता है कि कोई वस्तु जो है वो चार्ज है, उसमें चार्ज है या नहीं है, यानी कि आवेश का हमें पता चलता है कि कोई वस्तु आवेशित है या फिर नहीं है। ठीक है। टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल, एक जैम की बॉटल लेंगे। टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज देन द माउथ ऑफ द बॉटल, बॉटल की के मुंह से बड़ा एक कार्डबोर्ड लेंगे। पियर्स अ होल इन इट, और एक छेद करेंगे। सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड, ताकि उसके अंदर एक मेटल इस तरह से हम इंसर्ट कर सके मेटल का कोई भी पीस। ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन, तो इस तरह से बनाएंगे आप, इस तरह से उसको ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल अबाउट 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। एल्यूमिनियम फॉइल कट कीजिए 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर जिसका एरिया होगा। हैंग देम ऑन द पेपर, पेपर पे उसको लटका दीजिए। इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड, पेपर क्लिप को कार्डबोर्ड में डालिए अंदर। लेट सो दैट इट परपेंडिकुलर टू इट, इस तरह से डालिए कि एक दूसरे की क्या हो, वो लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो। चार्ज और रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप, रिफिल को चार्ज करना है आपको, ये रही रिफिल, और फिर इसको इस पेपर की क्लिप से आपको टच कराना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, देखिए क्या होता है। इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ द फॉइल स्ट्रिप, क्या जो फॉइल की यहाँ पे स्ट्रिप्स डाली इनमें कोई इफेक्ट हुआ। डू दे रिपेल ईच अदर, क्या उन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया, और अट्रैक्ट ईच अदर, या एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। नाउ, तो आप देखेंगे कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रही होती है। ठीक है। नाउ टच अदर चार्ज बॉडीज विद द एंड ऑफ पेपर क्लिप, फिर पेपर एंड से, जो पेपर क्लिप है उसके एंड से दूसरे चार्ज बॉडीज को टच कराइए। डू फॉइल स्ट्रिप बिहेव इन द सेम वे इन ऑल केसेस, क्या सभी केसेस में एक दूसरे को रिपेल करती है या सभी केसेस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। कैन दिस apparatus be used to detect whether the body is charged or not, तो हम इस apparatus यानी कि इस उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं कि किसी बॉडी में चार्ज है या नहीं है, बॉडी यानी कि कोई वस्तु में चार्ज है या फिर नहीं है। कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉइल स्ट्रिप रिपेल ईच अदर, क्या आप बता सकते हैं कि जो फॉइल है, फॉइल के स्ट्रिप्स है, इन्होंने एक दूसरे को रिपेल क्यों किया, क्योंकि सेम चार्ज होगा उन दोनों में। ठीक है, तभी सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। द एल्यूमिनियम फॉइल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल की जो स्ट्रिप्स थी, दोनों स्ट्रिप जो थी वो सेम चार्ज रिसीव कर रही थी फ्रॉम द चार्ज रिफिल, क्योंकि जिससे चार्ज उनको मिला था वो रिफिल थी, और रिफिल जो है दोनों एल्यूमिनियम फॉइल में सेम चार्ज ट्रांसफर कर रही थी, तो सेम चार्ज हमें पता है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। थ्रू द पेपर क्लिप, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, तो मेटल्स हमें पता है अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। द स्ट्रिप्स कैरिंग सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड दे बिकम वाइड ओपन, तो जो स्ट्रिप्स होती हैं वो कैरिंग सिमिलर चार्जेस, और जिसमें सिमिलर चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सच अ डिवाइस कैन बी यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट, तो इस तरह का डिवाइस जो होता है इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के टेस्ट करने के लिए कि क्या इसमें चार्ज है या फिर नहीं है। इस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। दस वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर, तो इस तरह से हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो ट्रांसफर कैसे किया जाता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, किसी चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट और अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर, ए मेटल की कंडक्टर, मेटल से, क्योंकि हमें पता है मेटल जो होता है वो कंडक्टर होता है। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विथ हैंड, यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉइल स्ट्रिप, तो क्या करना है आपको, फिर
टच करना है पेपर के एंड को, पेपर क्लिप जो है उसके एंड को अपने हाथों से, तो आपको क्या मिलेगा, जो फॉइल है, फॉइल की स्ट्रिप्स है उनमें चेंज आएगा। फिर दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट, तो आप देखेंगे कि वो अपनी पहली वाली जो स्टेट है उसमें वापस आ गए हैं। रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉइल स्ट्रिप्स एंड touching the paper clip every time, you will find that the foil strip collapse as soon as touch the paper clip with hand। तो जैसे ही पेपर क्लिप्स को हैंड से टच किया जाता है, जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसकी जो स्ट्रिप्स है वो एक दूसरे के पास आ जाती है। व्हाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ? द रीजन इज दैट द फॉइल स्ट्रिप्स लूज चार्जेस टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एल्यूमिनियम की फॉइल्स थी, जो स्ट्रिप्स थी, उसने अपना चार्ज आपके द्वारा अर्थ में डाल दिया, अर्थ को दे दिया। वी से दैट द फॉइल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज, तो हम कहते हैं कि जो फॉइल स्ट्रिप्स है उसमें अब कोई चार्ज नहीं है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। अर्थिंग क्या प्रोसेस होती है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज को यानी कि आवेश को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया किसी दूसरे आवेशित वस्तु के द्वारा, उसको हम कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अर्थिंग सभी बिल्डिंग्स में की जाती है ताकि कभी इलेक्ट्रिक करंट इसकी लीकेज भी हो जाती है तो फिर हमें शॉक्स वगैरह ना लगे। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, तो लाइटनिंग कैसे होती है? It is now possible to explain lightning in terms of charges produced by rubbing। अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइटनिंग को, ठीक है। तो हमने रबिंग के बारे में पढ़ा, जब भी हम किसी चीज को रब करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है, चार्ज आता है। यू लर्न इन क्लास 7 दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म द एयर करंट मूव्स अपवर्ड व्हाइल द वाटर ड्रॉपलेट मूव डाउनवर्ड। तो हमने पढ़ा है कि जब थंडरस्टॉर्म, बादल वगैरह, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तब क्या होता है, एयर करंट जो हवा होती है वो ऊपर की ओर जाती है और जो पानी की बूंद है वो नीचे की ओर आती है। दीज विगोरस मूवमेंट कॉजेज सेपरेशन ऑफ चार्जेस, इस वजह से चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं, पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग। बाय अ प्रोसेस नॉट येट कंप्लीटली अंडरस्टूड, द पॉजिटिव चार्जेस collect near the upper edges of the cloud and the negative charges accumulate near the lower edges। तो क्या होता है, बादलों के नीचे नीचे नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं और ऊपर ऊपर पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहां पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के संपर्क में आते, कांटेक्ट में आते, तो क्या होता है, लाइटनिंग होती है। इसी प्रोसेस के द्वारा फिर लाइटनिंग होती है। There is accumulation of positive charge near the ground also। तो हमें पता है जमीन के पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। When the magnitude of the accumulated charges become very large, तो जो चार्ज है जब बहुत ज्यादा हो जाता है, the air which is normally a poor conductor of electricity, और हमें पता है एयर तो poor conductor of electricity है, फिर भी कैसे कंडक्ट हो जा रही है, लेकिन जब चार्ज ज्यादा हो जाएगा तब वो कंडक्ट करने लगती है। सो नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो, तो इस तरह से हवा जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो फिर नहीं रोक पाती है और फिर लाइटनिंग होती है, बादल बिजली चमकती है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट, नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस मिलते हैं, प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। तो क्या बनती है इस प्रोसेस के द्वारा, फिर क्या होती है, बिजली चमकती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो होता कैसे है, बिजली कैसे चमकती है, यहाँ पे क्या होता है, बादलों के नीचे नीचे नेगेटिव चार्ज आता है, ऊपर ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और हमारी जो अर्थ है, ग्राउंड है, वहां पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इतना ज्यादा चार्ज हो जाता है कि एयर जो है इसके फ्लो को यहाँ तक जाने में नहीं रोक पाती, जाने से नहीं रोक पाती है। तो एयर तो हमें पता है पुअर कंडक्टर है, लेकिन चार्ज इतना ज्यादा हो गया कि इसको ये नहीं रोक पाती है और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिस वजह से लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की जो प्रोसेस होती है वो 2 या 2 से ज्यादा क्लाउड्स के बीच भी हो सकती है और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ और क्लाउड्स के बीच भी होती है। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक अवर एंसेस्टर। तो अब हमें लाइटनिंग से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भगवान का प्रकोप नहीं है, एक नेचुरल फिनोमेना है। नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमेना। अब हमें पता चल गया कि क्यों बिजली चमकती है। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग, और
जो साइंटिस्ट है वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की सोच को सुधारा जाए। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हालांकि जो लाइटनिंग है उसकी वजह से बहुत जान जाती है लोगों की और उनके जो प्रॉपर्टीज है वो उसका नुकसान होता है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ। तो इसलिए जरूरी है कि हम क्या करें, अपने को सुरक्षित रखें। तो क्या क्या सेफ्टी हम कर सकते हैं, कैसे कैसे हम सेफ रह सकते हैं। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। तो जैसे आप बादल जब गरजते हैं, बादलों के गरजने की आवाज सुनेंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे, एक सुरक्षित जगह पे आप भाग जाएंगे। आफ्टर hearing the last thunder, wait for some time before coming out of the safe place। तो जब आप लास्ट थंडर सुनेंगे उसके कुछ देर आप रुक जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप उस जगह से बाहर आएंगे। कैसे आप सेफ जगह पहचानेंगे कि कौन सी जगह सेफ है। अ हाउस और अ बिल्डिंग इज सेफ प्लेस। तो कोई भी इमारत वो सेफ प्लेस है। इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय अ कार और बस, यू आर सेफ इनसाइड विथ विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो कार या बस में तो आप क्या करेंगे, आप सेफ तब होंगे जब आप सारे विंडोज वगैरह बंद कर देंगे, ठीक है। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स। तो थंडर स्टॉर्म्स के दौरान आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आउटसाइड, अगर आप बाहर हुए तो क्या आप करना है, क्या नहीं करना। ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। तो जैसे गाड़ियां होती है लाइक मोटर बाइक्स हो गई, ठीक है, ओपन व्हीकल्स होते हैं, स्कूटीज वगैरह, ट्रैक्टर जिसमें आप कवर नहीं रहते हो किसी चीज से, वो अच्छा नहीं है, वो सेफ नहीं है। ओपन फील्ड, टॉल ट्रीज, शेल्टर इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक। खुली किसी भी ऐसी जगह में आपको नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है जहां पर खुला, जहां पर क्या हो, जहां पर आप किसी चीज से कवर ना हो, खुली जगह पे आपको नहीं जाना है। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। और अम्ब्रेला ले जाना तो बिल्कुल भी एक अच्छा आइडिया नहीं है। इफ इन अ फॉरेस्ट, टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज। तो अगर आप जंगल में हो तो छोटे छोटे पेड़ों के नीचे शेल्टर लीजिए। इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज। अगर आप क्या हो, शेल्टर आपको ना मिले और आप किसी खुले मैदान में हो तो बड़े पेड़ से हमेशा दूर रहिए। स्टे अवे फ्रॉम पोल्स, पोल से दूर रहिए और अदर मेटल ऑब्जेक्ट, और भारी भरकम जो धातुओं की बनी चीजें होती है उनसे दूर रहिए। डू नॉट लाई ऑन ग्राउंड, जमीन पे लेटे मत। इंस्टीड स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड, बल्कि इस तरह से कुछ स्क्वेट हो जाइए, इस तरह से बैठ जाइए। प्लेस योर हैंड ऑन योर नीज, आपके हाथ जो है घुटनों पे रखिए। विथ योर हेड बिटवीन द हैंड, और आपका सिर जो है वो हाथों के बीच में होना चाहिए। दिस पोजिशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक। और इससे क्या होगा, आपका साइज छोटा हो जाएगा और हिट करने के लिए आप सबसे छोटा टारगेट होंगे। इनसाइड द हाउस, तो अगर आप घर के अंदर हो तो क्या करना है। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मेटल पाइप। तो टेलीफोन की जो वायर तार होती है, इलेक्ट्रिक वायर और मेटल के पाइप होते हैं, वहां पे भी लाइटनिंग से असर हो सकता है। रिमेंबर लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल। तो हमें पता है कि लाइटनिंग जो है वो इलेक्ट्रिकल है, यानी कि चार्ज आ सकता है उसमें। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टेक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड। तो थंडरस्टॉर्म के दौरान जब थंडरस्टॉर्म हो रहा हो तब हमें ऐसे कोई भी चीज यूज नहीं करनी है, जैसे टेलीफोन हो गया, टीवी नहीं देखनी है, मेटल पाइप्स पे को टच नहीं करना है। इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन, मोबाइल फोन्स को आप यूज कर सकते हैं। एंड कॉर्डलेस फोन, जिसमें वायर्स नहीं होते ना, कॉर्ड नहीं होती, उसको आप यूज कर सकते हैं। हाउएवर इट इज नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज रिसीविंग योर फोन थ्रू अ वायर्ड फोन। हालांकि ऐसे पर्सन को फोन करना अच्छा नहीं होगा या अच्छी बात नहीं होगी, बुद्धिमानी का काम नहीं होगा जो आपसे किससे बात कर रहा होगा, एक वायर्ड फोन के थ्रू बात कर रहा होगा। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म के दौरान आपको नहाना भी नहीं है। टू अवॉइड कॉन्टेक्ट विद रनिंग वाटर, क्योंकि रनिंग वाटर जो है एक अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवी एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग। तो इनको अनप्लग कर लेना चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, लाइट्स को आप खुला छोड़ सकते हैं। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, तो उनसे कोई हार्म नहीं होती है। नेक्स्ट है lightning conductors. Lightning conductors is a device used to protect building from
द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, तो लाइटनिंग कंडक्टर ऐसे डिवाइस होते हैं जो किसी बिल्डिंग में लगा दिए जाते हैं। कभी अगर लाइटनिंग हो भी गई तो सारा जो चार्ज है उस लाइटनिंग कंडक्टर में चला जाता है और पूरी बिल्डिंग हमारी सेफ हो जाती है। ये रहा लाइटनिंग कंडक्टर, जिसको हम हिंदी में तड़ित चालक कहते हैं। तो बिल्डिंग में लगा दिया जाता है ये कंडक्टर होता है, ये मेटल की होती है, इसमें जो वायर जैसा जो रॉड जैसा है मेटल की होती है। और क्या होता है, कभी लाइटनिंग हो भी गई तो सारा का सारा चार्ज यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है और यहाँ पे अर्थिंग की जाती है और सारा जो चार्ज है वो हमारी अर्थ पे चला जाता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से जो हमारी बिल्डिंग है वो सेफ रह जाती है। चलिए नेक्स्ट है अर्थक्वेक। अब हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। तो हमने थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के बारे में पढ़ा। इन क्लास 7 यू लर्न अबाउट साइक्लोन्स। साइक्लोन्स के बारे में भी हमने क्लास 7 में पढ़ा था। दीज नेचुरल फिनोमिना कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उससे बहुत ज्यादा जन धन की हानि हो सकती है। फॉर्चुनेटली दीज फिनोमिना कैन बी प्रेडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। लेकिन हाँ, भाग्यवश हम क्या कर सकते हैं, ये जो फिनोमिना है इनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कुछ हद तक। द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। जैसे हमारा वेदर डिपार्टमेंट करता है, मौसम विभाग, कि कहाँ पे थंडरस्टॉर्म होगा, कहाँ पे बारिश होने की संभावना है। इफ a thunderstorm occurs there is always a possibility of lightning and cyclones accompanying it। तो अगर कहीं पे थंडरस्टॉर्म होता है, ठीक है, तो वहां पे हमेशा संभावना रहती है कि बिजली चमके, बिजली गिरे, ठीक है, और साइक्लोन आने की संभावना होती है। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय दीज फिनोमेना। इसलिए हमें समय मिल जाता है कि खुद को बचा सके। There is, however, one natural phenomena in which we are not yet able to predict accurately। एक नेचुरल फिनोमेना ऐसा है जिसमें हम एक्यूरेटली नहीं बता सकते कि होगा, नहीं होगा या फिर कब होगा। इट इज एन अर्थक्वेक। वो क्या है? भूकंप, अर्थक्वेक। इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल। इसकी वजह से जो जन धन है उसकी अपार हानि होती है। A major earthquake occurred in India on 8 October 2005 in Uri and टंगदा टाउन ऑफ नॉर्थ कश्मीर। तो नॉर्थ कश्मीर में आया था ये भूकंप 8 अक्टूबर 2005 को। बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। उससे पहले गुजरात का जो भुज डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आया था भूकंप। कब आया था? 26 जनवरी 2001 को आया था। वट इज एन अर्थक्वेक? तो ये अर्थक्वेक आखिर है क्या? वट हैपन्स व्हेन इट अकर्स? क्या होता है जब ये होता है? और व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट? इसके जो प्रभाव है इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वी शैल डिस्कस बिलो। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नीचे। व्हाट इज एन अर्थक्वेक? An earthquake is a sudden shaking of or trembling of the earth which lasts for a very short time। तो जो अर्थक्वेक है उसमें क्या होता है, हमारी जो अर्थ है, धरती है, वो थोड़े से समय के लिए बहुत जल्दी जल्दी या बहुत फास्ट शेक करती है, हिलती है, और ये बहुत कम समय के लिए होता है। इट इज कॉल्ड बाय अ डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। तो ये किस कारण होता है? हमारी जो अर्थ है उसकी क्रस्ट में बहुत नीचे कोई अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है तब ये होता है, तब अर्थक्वेक आता है। ये हमारी अर्थ है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्रस्ट कहा जाता है। ये मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। तो अगर अंदर कुछ डिस्टरबेंस हो गया तो हमारी जो क्रस्ट है वो हिलती है, शेक करती है, उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक्स अकर ऑल द टाइम, हमेशा होते हैं लगभग ऑल ओवर द अर्थ। तो पूरी धरती पे अर्थक्वेक जो होते हैं लगभग हमेशा होते रहते हैं। ये बात अलग है कि हमें पता नहीं चलता है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता। दे आर नॉट इवन नोटिस, यानी कि इतने कम इफेक्टिव होते हैं, इनका असर इतना कम होता है कि उनको नोटिस भी नहीं कर सकते हो, हम नहीं कर सकते हो। मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रिक्वेंट। जो बहुत बड़े भूकंप के झटके जो आते हैं वो बहुत कम होते हैं। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग। उनसे बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, डैम्स को और लोगों को बहुत नुकसान हो सकता है। देयर कैन बी ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। देयर कैन बी अ ग्रेट, और क्या हो सकता है, लाइफ की यानी कि जन धन की हानि हो सकती है। अर्थक्वेक्स कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। अर्थक्वेक की वजह से बाढ़ आ सकते हैं, भूस्खलन हो सकता है, सुनामीज आ सकते हैं। A major tsunami occurred in Indian Ocean in 26 December 2004।
जैसे हमारा जो हिंद महासागर है वहां पर एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी, कब? 26 दिसंबर 2004 को। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉस। तो जो कोस्टल एरिया है, समुद्र के तट का जो एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। What causes an earthquake? कैसे आता है earthquake? My grandmother told me that the earth is balanced on the horn of a bull, and when the bull shifts it to the other horn, an earthquake takes place. How could it be true? तो अब बूझो बेचारा जो है वो आपसे पूछना चाह रहा है, मेरी दादी माँ ने मुझे बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो एक बैल जो है उसकी सींग पर है। तो बैल जब हमारी अर्थ को दूसरी सींग पे रखता है तो अर्थक्वेक आता है। क्या ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। तो क्या होता है? इन एंशियंट टाइम पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्वेक। पहले के टाइम पे लोगों को पता नहीं होता था कि अर्थक्वेक आता क्यों है। अब हमें पता है जो साइंस है बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा डिस्कवरीज हो चुकी है। देयर आइडियाज वर देयरफॉर एक्सप्रेस इन मिथिकल स्टोरीज। तो उनके जो आइडियाज थे वो एक तथाकथित कहानियां कह सकते हैं हम, वो होती थी, कोई सच नहीं होता था। सच एज द ओल्ड वन टोल्ड बाय बूजोस ग्रैंडमदर, जैसा कि बूजो की ग्रैंडमदर ने उसको बताया था। सिमिलर मिथ्स वर प्रीवेलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत सारे जो हमारा जो वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, उसके अधिकतर भागों में कुछ इस तरह की मिथ्स हैं, ये गलत जो अवधारणाएं हैं, तथाकथित कहानियां हैं। what could cause a disturbance inside the earth? तो क्या कॉज होता होगा, क्या कारण है कि हमारी अर्थ के अंदर डिस्टरबेंस होता है? नाउ वी नो दैट द ट्रीमोर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टरबेंस डीप डाउन इनसाइड द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। तो इसको हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस, लेकिन इसकी जो हमारी जो अर्थ है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एक पीस में नहीं है। इट इज फ्रेगमेंटेड, ये फ्रेगमेंट्स के रूप में है। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट, और हर प्लेट को क्या कहते हैं? हर फ्रेगमेंट को हम प्लेट कहते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर यानी कि क्रस्ट जो है हमारी वो फ्रेगमेंटेड होती है, टुकड़ों में होती है, और हर एक फ्रेगमेंट को हम प्लेट कह देते हैं। दीज प्लेट्स आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, और ये प्लेट जो है लगातार गति कर रही है। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर, और a plate goes under one another due to collision, they cause disturbance in the earth crust। तो क्या होता है जब एक दूसरे से टकराती है या क्या होता है एक दूसरे के ऊपर आ जाती है तो अर्थ में डिस्टर्ब, उसकी जो क्रस्ट है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है। इट इज दिस डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो वही डिस्टर्बेंस होता है जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो है वो हिलती है, शेक करती है, जिसको हम भूकंप कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्लेट्स है, ठीक है। ये प्लेट्स लगातार मूव कर रही होती हैं। ब्रूशिंग का मतलब रगड़ना, ठीक है। तो कभी कभी तो इस वजह से भी आता है कि एक दूसरे से टकरा जाती है, ठीक है। टकराने की वजह से भी अर्थक्वेक आता है। कोलाइड करना यानी कि एक दूसरे के ऊपर आ जाती है वो, तो इस वजह से होता है। नेक्स्ट है, इफ साइंटिस्ट नो so much about earthquake, can they also predict when and where the next when one will strike? तो अगर साइंटिस्ट को इतना ज़्यादा पता है अर्थक्वेक्स के बारे में कि क्यों आते हैं, प्लेट्स के टकराने से आते हैं, तो वो ये क्यों नहीं बता सकते कि कब आएगा, वो प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर सकते? ऑल्दो वी नो फॉर श्योर व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, इट इज नॉट येट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट when the weather when and where the next earthquake might occur। हालांकि हमें इतना पता है कि अर्थक्वेक कैसे आता है, उसके कारण के बारे में हमें पता है, लेकिन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अगला अर्थक्वेक कब आएगा, कहाँ आएगा, ठीक है। I read somewhere that underground explosion could also cause tremors। तो पहेली कहती है कि मैंने कहीं पढ़ा जो अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन होते हैं उसकी वजह से भी भूकंप वगैरह आते हैं, हमारी धरती हिलती है। ट्रिमोर्स ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स। और जब ज्वालामुखी फटता है या ज्वालामुखी का इरप्शन जब होता है तब भी ये सब होता है। और मेटियोर हिट्स द अर्थ, और जब कोई मेटियोर जो है उल्का पिंड वगैरह जो है वो अर्थ को हिट करती है या अर्थ से टकराती है। और एन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं ना जमीन के अंदर, उस वजह से भी होता है, भूकंप आते हैं, इज कैरिड आउट। तो इस वजह से भी भूकंप आते हैं। भूकंप के क्या क्या रीजंस है? अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और वोल्केनो इरप्शन, मेटियोर हिट करता है जब हमारी अर्थ को। However, most earthquakes are caused by the movement of Earth's plates। लेकिन अधिकतर जो
अर्थक्वेक आते हैं वो किस कारण आते हैं? पृथ्वी की जो प्लेट्स होती है जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं उन वो हमेशा मूव करती हैं। तो कभी-कभी क्या होता है वो एक दूसरे से टकरा जाती हैं, तो टकराने से वो घिसती हैं, ठीक है? खिंचती है और क्या होता है कभी-कभी वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती है और फिर वो मूव करती है तो फिर वो खिंचती है, तो इस वजह से हमारी अर्थ जो है वो शेक करती है जिसको हम भूकंप नाम देते हैं। Since earthquakes are caused by the movement of plate, the boundaries of the plates are the weak zones where earthquakes are more likely to occur. तो हमें पता है जो earthquakes हैं प्लेट्स की मूवमेंट के कारण आते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट, तो जो प्लेट्स की बाउंड्रीज होती है ना वो वीक होती है। वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अकर, जहाँ पर अर्थक्वेक ज्यादा आता है, यानी कि जहाँ पर उसके प्रभावों को हम ज्यादा देख सकते हैं। द वीक जोन्स आर ऑल्सो नोन एज सिस्मिक एंड फॉल्ट जोन, और इन वीक जोन्स को हम सिस्मिक और फॉल्ट जोन भी कहते हैं। इन इंडिया द एरियाज मोस्ट थ्रेटेड आर कश्मीर, वेस्टर्न and central Himalayas, the whole of North India, northeast run of Kutch, Rajasthan and Indo-Gangetic Plain। तो इंडिया में कहाँ कहाँ पे भूकंप आते हैं? कौन सा है फोल्ड जोन? कश्मीर हो गया, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय हो गया, द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट आ जाता है, जो रन ऑफ कच्छ, राजस्थान वाला एरिया, और जो इंडो गंगेटिक प्लेन है, ठीक है, जो गंगा का मैदान है वो आ जाता है। सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया आल्सो फॉल इन द डेंजर जोन, और साउथ इंडिया का भी कुछ एरिया है जो डेंजर जोन में पड़ता है। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिएक्टर स्केल। तो जो अर्थक्वेक है उसकी पावर को हम मैग्नीट्यूड में दिखाते हैं, यानी कि परिमाण में दिखाते हैं, और इसके लिए जो स्केल यूज होता है वो होता है रिएक्टर स्केल। रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हायर देन 7, और जो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स होते हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 7 से ज्यादा, उनका मान 7 से ज्यादा होता है। कम का होगा, जो कम हल्के फुल्के अर्थक्वेक आएंगे उनका 7 से कम होगा। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5। तो ऊपर जो डिस्कस हुआ था ना, कश्मीर में और भुज में जो भूकंप आया था उसका जो मैग्नीट्यूड था कितना था? 7.5 था। अब ये यहाँ पे एक अपरेटस दिया गया है सिस्मोग्राफ, ठीक है। द ट्रीमोर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो भूकंप के कारण क्या होता है? हमारी जो अर्थ है उसकी सरफेस पे कुछ वेव्स आ जाती हैं। दीज आर कॉल्ड सिस्मिक वेव। इन वेव्स को सिस्मिक वेव, सिस्मिक तरंगे कहते हैं। द वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द सिस्मोग्राफ, और इन वेव्स को एक इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। इस उपकरण को हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। द इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली अ वाइब्रेटिंग रॉड। तो इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? सिंपली एक वाइब्रेट करता हुआ रॉड होता है और पेंडुलम, और यहाँ पे एक पेंडुलम है, ठीक है, विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रिमर्स अकर। तो जब भूकंप आता है तो ये क्या करता है? वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। अ पेन इज अटैच्ड टू अ वाइब्रेटिंग सिस्टम। तो ये जो वाइब्रेटिंग सिस्टम है ना, यहाँ पे एक पेन दिख रही होगी आपको, पेन अटैच रहती है। द पेन रिकॉर्ड द सीस्मिक वेव ऑन अ पेपर विच मूव्स अंडर इट। तो यहाँ पे पेपर रोल किया जाता है, चार्ट पेपर। तो जैसे ही वाइब्रेशन होगा तो ये जो पेन है ये इस पेपर में रिकॉर्ड कर देती है। बाय स्टडिंग दीज वेव, तो इस वेव्स का की स्टडी करके साइंटिस्ट कैन कंस्ट्रक्ट अ कंप्लीट मैप ऑफ अर्थक्वेक एज शोन इन फिगर। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? अर्थक्वेक्स के बारे में सभी जानकारी देते हैं। दे कैन ऑल्सो एस्टिमेट इट्स पावर टू कॉज डिस्ट्रक्शन, और इसके पावर को भी बता सकते हैं कि कितना ये विनाश कर सकती है। यहाँ ये फोकस होता है किसी भी अर्थक्वेक का, ये हमारी अर्थ की सरफेस है, सीस्मिक वेव्स यहाँ से निकलेंगी और ये सेंटर दिखाया गया है, ठीक है। Like many other scales in science, decibel or is another example, ठीक है। Reactor scale is not linear, तो reactor scale जो है वो linear नहीं होता। This means that an earthquake of magnitude 6 does not have 1.5 times the destructive energy of an earthquake of magnitude 4. In fact, in an increase of 2 in magnitude means 1000 times more destructive energy, ठीक है। Therefore, an earthquake of magnitude 6 has 1000 times more destructive energy than an earthquake of magnitude 4. अब
इसमें है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, क्या क्या हम प्रोटेक्शंस ले सकते हैं। इससे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई अर्थक्वेक है उसमें उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है कि 1000 गुना ज़्यादा उससे नुकसान होगा। अगर वो 6 बढ़ जाता है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड 6 बढ़ जाता है, तो क्या होगा, has thousands time more destructive energy than an earthquake of magnitude 4। तो जो 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा उससे 1000 गुना ज़्यादा विनाश वो कर सकता है। अब कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे खुद को अर्थक्वेक से? We know from the earlier pages that earthquake cannot be predicted। तो हमें पता है कि अर्थक्वेक के बारे में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। We have also seen that they can be highly destructive। हमें पता है कि बहुत ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। It is therefore important that we take necessary precaution to protect ourselves all the time। इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी सावधानियां पहले से ही कर लेते हैं। People living in seismic zone, तो जो लोग seismic zones में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं, where the earthquakes are more likely to occur, जहाँ पे बहुत भूकंप आते हैं, have to be specially prepared, उनको काफ़ी अच्छे से ट्रेन किया जाता है। First of all, the building in these zones should be so designed that they can withstand मेजर ट्रीमर्स। तो बिल्डिंग्स इस तरह से बनाई जाती है कि भूकंप को सहन कर सके। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। तो आजकल जो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है वो इस काम को आसान कर देती है। इट इज एडवाइजेबल टू मेक अ स्ट्रक्चर सिंपल सो दैट इट इज क्वेक शेप। तो क्या बनाते हैं, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे अगर भूकंप आ जाता है तो वो सेफ रह सके बिल्डिंग। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। तो इंजीनियर जो अच्छे आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स होते हैं उनसे कंसल्ट कीजिए अपने घर बनाने के लिए। इन हाईली सेस्मिक एरियाज द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटीरियल। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं वहाँ पे हम मड का, टिम्बर्स का यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे हम भारी भरकम मटेरियल यूज़ नहीं करना है घर बनाने के लिए। कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल। छत को बहुत हल्का बनाना है। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल, अगर वो गिर भी गई, स्ट्रक्चर जो रूफ है वो गिर भी गई, द डैमेज विल नॉट बी हैवी। तो नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। इट इज़ बेटर इफ द कबर्ड्स एंड शेल्स आर फिक्स टू द वॉल। अच्छा होगा कि कबर्ड्स और शेल्फ जो है वो वॉल में ही बनाए जाए, सो दैट दे डू नॉट फॉल इजिली, ताकि वो आसानी से ना गिरे। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स। ध्यान रखें कि आप हैंग क्लॉक, वो जो वॉल क्लॉक्स है वो कहाँ रखते हो, फोटो फ्रेम्स कहाँ रखते हो, वाटर हीटर्स, सो दैट इन इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन पीपल। और ताकि जब कभी अर्थक्वेक आ भी जाए वो लोगों पे ना गिरे। आपको ध्यान रहना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे रखी गई है। सिंस सम बिल्डिंग में कैच फायर ड्यू टू एन अर्थक्वेक। तो भूकंप के कारण हो सकता है कुछ बिल्डिंग्स में आग पकड़ जाए। It is necessary that all buildings, especially tall buildings, have fire fighting equipment in working order। तो वहाँ पे हमें आग बुझाने के लिए कुछ होना चाहिए, रखना चाहिए हमें अपने साथ में। The Certain Building Research Institute Roorkee has the Central Building Research Institute Roorkee has developed know how to make quake resistant houses। तो रुड़की में हमारा क्या है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उन्होंने बताया, उनके द्वारा क्या विकास किया गया, किसका विकास किया गया कि कैसे भूकंपरोधी घर बनाने हैं। In the event that an earthquake does strike, take the following step to protect yourself। कभी भूकंप आ भी जाता है तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेनी है। अगर आप घर में होंगे, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल, टेबल के नीचे चले जाइए एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप। तब तक वहीं पर रहिए जब तक भूकंप बंद ना हो जाए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू। और ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जो लंबी हो और भारी भरकम हो, क्योंकि वो आप पे गिर सकती है। इफ़ यू आर इन बेड, अगर आप बिस्तर में हो, डू नॉट गेट अप, उठिए मत। और बस आपको क्या करना है, आपके हेड को पिलो से कवर कर लेना है, तकिए से कवर कर लेना है। इफ़ यू आर आउटडोर्स, अगर आप घर के बाहर होते हो तब आपको क्या करना है, फाइंड अ क्लियर स्पॉट, एक खाली या खुली जगह पे जाइए। अवे फ्रॉम बिल्डिंग से दूर। ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स, ट्रीज भी नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, पावर लाइन्स भी नहीं होनी चाहिए, आपके सर पे बिजली की लाइन्स भी नहीं होनी चाहिए। ड्रॉप टू द ग्राउंड। इफ यू आर इन अ कार और बस, अगर आप कार या बस में होते हो, डू नॉट कम आउट, बाहर मत आइए। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट। तो ड्राइवर से कहना आपको कि एक
साफ जगह पे या खुली हुई जगह पे गाड़ी धीरे धीरे ले जाए। डू नॉट कम आउट टिल द ट्रिमर स्टॉप, जब तक भूकंप रुक नहीं जाते तब तक आपको बाहर नहीं आना है। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इससे आगे चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।